नमस्कार साथियों, रेलवे विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों का इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रेलवे सर्विसेज पेंशन रूल्स 1993 के सबसे अहम हिस्सों में से एक यानी रूल 75, जिसे हम फैमिली पेंशन के नाम से जानते हैं, उसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। यह चर्चा पूरी तरह से विभागीय परीक्षाओं के सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल छूटे नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे रूल 75 की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि यह नियम असल में कहता क्या है। आज के इस चर्चा को हमने 6 मुख्य भागों में बांटा है। शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से, फिर जनरल पेंशन रेट्स, एनहांस्ड पेंशन के नियम, परिवार के सदस्यों की पात्रता, क्लेम प्रोसेस और अंत में एग्जाम के लिए एक बहुत ही क्विक रिवीजन। सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन टू फैमिली पेंशन। चलिए सबसे पहले रूल 75 की बिल्कुल बेसिक बातों से शुरुआत करते हैं। एग्जाम के नजरिए से ये कंटिन्यूअस सर्विस यानी निरंतर सेवा की तकनीकी परिभाषा समझना बेहद जरूरी है। इसमें सिर्फ पेंशन योग्य स्थापना में दी गई सेवा ही गिनी जाती है। मान लीजिए रेलवे में किसी ट्रैकमैन का कुछ समय के लिए सस्पेंशन हो गया था, तो सस्पेंशन का वो पीरियड और कर्मचारी की 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले की गई कोई भी सेवा इस गणना से पूरी तरह बाहर रखी जाती है। ये एक बहुत ही सख्त नियम है, इसे जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जनरल पेंशन रेट्स यानी साधारण दरें। यहां सबसे पहला और सबसे खास आंकड़ा जो दिमाग में बिठा लेना है वो है 30%। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन की लागू दर अंतिम मूल वेतन यानी लास्ट बेसिक पे का ठीक 30% होती है। ये वो आंकड़ा है जो मल्टीपल चॉइस सवालों में बार बार लगातार पूछा जाता है। लेकिन यहां एक पेंच है, नियमों में एक न्यूनतम सीमा भी फिक्स की गई है। मतलब ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन की यह दर किसी भी हाल में 9,000 रुपए प्रति माह से कम नहीं हो सकती। ये मिनिमम फैमिली पेंशन की एक एकदम पक्की लिमिट है। अब अगर न्यूनतम सीमा है तो जाहिर सी बात है अधिकतम सीमा भी होगी। और ये बात बिल्कुल ध्यान देने लायक है कि मैक्सिमम फैमिली पेंशन किसी भी परिस्थिति में 75,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा नहीं हो सकती। 75,000 ये काफी बड़ा आंकड़ा है। तो न्यूनतम 9,000 और अधिकतम 75,000। विभागीय परीक्षाओं के लिए ये दोनों आंकड़े उंगलियों पर रटे होने चाहिए। अब जरा इस दिलचस्प टेबल पर नजर डालते हैं। ये देखना काफी रोचक है कि बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए एडिशनल क्वांटम यानी अतिरिक्त राशि का कैसा शानदार प्रावधान है। जैसे ही पेंशनर 80 वर्ष की उम्र पार करता है, बेसिक फैमिली पेंशन में 20% का इजाफा हो जाता है। 85 वर्ष पर यह 30% हो जाता है, 90 पर 40%, 95 पर 50%, और अगर कोई 100 वर्ष या उससे अधिक का शतक लगा ले तो यह सीधे 100% अतिरिक्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, एनहांस्ड फैमिली पेंशन रूल्स, यानी जहां लास्ट बेसिक पे का 50% मिलता है। यहां हमें दो बहुत ही अहम सिचुएशंस के बीच का फर्क समझना होगा। पहली स्थिति, अगर कर्मचारी की मृत्यु सर्विस के दौरान होती है और उसने कम से कम 7 साल की कंटिन्यूअस सर्विस पूरी कर ली है, तो मृत्यु के अगले दिन से पूरे 10 साल तक एनहांस्ड पेंशन मिलेगी। दूसरी स्थिति, अगर मृत्यु रिटायरमेंट के बाद होती है तो ये अवधि 7 वर्ष या मृतक कर्मचारी की 67 वर्ष की आयु पूरी होने तक, इन दोनों में से जो भी पहले खत्म हो जाए वहीं तक सीमित रहती है। इस नियम को एक प्रैक्टिकल केस स्टडी से समझते हैं। मान लीजिए एक रिटायर्ड स्टेशन मास्टर की मृत्यु 67 वर्ष की उम्र पूरी होने से ठीक 4 साल पहले हो जाती है। तो अब सवाल यह है कि एनहांस्ड अवधि कितनी होगी। चूंकि हमारा नियम साफ कहता है कि 70 वर्ष या 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, इसलिए इस केस में 67 वर्ष की आयु केवल 4 साल में ही पूरी हो जाएगी। नतीजतन एनहांस पेंशन केवल और केवल 4 सालों तक ही मिलेगी। सेक्शन 4, परिवार के सदस्यों की पात्रता। आखिर ये पेंशन मिलती किसे है? एलिजिबिलिटी के कुछ नॉर्मल रूल्स बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। विधवा या विधुर के मामले में ये मृत्यु या पुनर्विवाह तक दी जाती है। बेटों के लिए यह लिमिट 25 वर्ष की उम्र तक है। अविवाहित बेटियों के लिए 25 वर्ष की आयु या उनकी शादी जो भी पहले हो जाए। और हां, जुड़वां बच्चों वाले केस में पेंशन का दोनों के बीच एकदम बराबर बंटवारा होता है। एग्जाम्स के लिए बच्चों वाली ये 25 साल की कट ऑफ और जुड़वां बच्चों का इक्वल शेयर, ये दोनों बातें पक्के तौर पर याद रखनी हैं।
यहाँ फील्ड में होने वाले एक बहुत ही आम कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है। क्या एक संतानहीन विधवा को यानी चाइल्डलेस विडो को दूसरी शादी करने के बाद फैमिली पेंशन मिल सकती है? इसका सीधा जवाब है हाँ। नियम कहता है कि सिर्फ पुनर्विवाह के आधार पर पेंशन रोकी नहीं जा सकती। शर्त बस इतनी है कि उस संतानहीन विधवा की आमदनी मिनिमम फैमिली पेंशन और उस पर मिलने वाले डियरनेस रिलीफ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये शर्त पूरी होती है तो पेंशन जारी रहेगी। और अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद की, जो उस 25 साल वाले नियम को पूरी तरह बदल देता है। अगर कोई बच्चा मानसिक या शारीरिक विकलांगता का शिकार है, जिसकी वजह से वो अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है, तो निर्धारित मेडिकल शर्तों को पूरा करने पर उसे ये फैमिली पेंशन जीवन भर के लिए दी जा सकती है। यह एक लाइफ टाइम एक्सेप्शन है। सेक्शन 5 क्लेम प्रोसेस और महत्वपूर्ण नियम। आइए प्रशासनिक कागजी कार्रवाई पर नजर डालते हैं। क्लेम की प्रक्रिया में जाने से पहले रूल 75 और रूल 70 के बीच का फर्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रूल 75 फैमिली पेंशन से जुड़ा है, जो हर महीने मिलने वाला एक रिकरिंग लाभ है। वहीं दूसरी तरफ रूल 70 डेथ ग्रेजुटी की बात करता है, जो एक लंप सम यानी एक मुश्त भुगतान है। एग्जाम हॉल में अक्सर इन दोनों रूल्स को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, तो इन्हें बिल्कुल अलग अलग याद रखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लेम का प्रोसेस किसी डेस्क पे रखी फाइल की तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। कहानी शुरू होती है रूल 92 से, जहां फॉर्म 14 और फॉर्म 10 का इस्तेमाल करके क्लेम लिया जाता है। अगर फाइनल सैंक्शन में देरी हो रही हो तो रूल 96 के तहत प्रोविजनल पेंशन पास की जाती है। फिर रूल 97 के तहत अकाउंट्स ऑफिसर फाइनल पेंशन ऑथराइज करते हैं और आखिर में रूल 101 के तहत फाइनल पेमेंट का ऑथराइजेशन होता है। ये क्रोनोलॉजी एग्जाम्स में बहुत बार सीक्वेंस में सेट करने के लिए पूछी जाती है। चलिए अब आ गए हैं हम सेक्शन 6 पर, एग्जाम्स के लिए एक ताबड़तोड़ क्विक रिवीजन। सारे रेट्स और लिमिट्स को फटाफट दिमाग में रिफ्रेश करते हैं। मेन रूल है 75, जो 1964 की स्कीम पर आधारित है। ऑर्डिनरी रेट है बेसिक पे का 30%। लिमिट्स की बात करें तो मिनिमम 9,000 रुपये और मैक्सिमम 75,000 रुपये। एनहांस्ड रेट सीधे 50% हो जाता है। सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर 7 साल की कंटिन्यूअस सर्विस अनिवार्य है और इस केस में एनहांस्ड पेंशन पूरे 10 सालों तक मिलती है। ये वो पक्के आंकड़े हैं जो प्रश्न पत्र में सीधे सीधे छपे मिलते हैं। अब एलिजिबिलिटी और प्रोसीजर का रिवीजन। रिटायरमेंट के बाद मृत्यु होने पर इन्हांस्ड पेंशन की लिमिट है 7 साल या 67 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। बच्चों के लिए नॉर्मल एज लिमिट 25 साल है, लेकिन डिसेबल्ड चाइल्ड के केस में ये उम्र भर के लिए हो सकती है। जुड़वा बच्चों को बिल्कुल बराबर हिस्सा मिलेगा। क्लेम रूल्स में सीक्वेंस है। रूल 92 क्लेम के लिए, 96 प्रोविजनल के लिए, 97 फाइनल के लिए और पेंशनर की मृत्यु के बाद रूल 100। फॉर्म्स याद रखने हैं सिर्फ 2, फॉर्म 10 और फॉर्म 14। जाते जाते विचार करने के लिए एक बहुत ही गहरी बात। डिपेंडेंसी और इनकम के इतने सख्त नियमों को देखते हुए किसी विधवा बेटी या संतानहीन विधवा की कमाई का पूरी तरह से वेरिफिकेशन करना रूल 75 के सेटलमेंट में सबसे क्रिटिकल स्टेप क्यों माना जाता है? जरा सोचिएगा। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि फील्ड में इन नियमों को सही ढंग से लागू करना महज एक काम नहीं, बल्कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने और रूल 75 की बारीकियों को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं।